जय श्री राम भाई और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी बताने वाला हूँ जिसके जूते मेरे पास भी हैं, आपके पास भी होंगे, नहीं तो आपके माता पिता के पास भी होंगे। मैं बात कर रहा हूँ नाइकी की। नाइकी एक ऐसी कंपनी जो आज के टाइम पे 1000 करोड़ रुपए कमा रही है हर दिन। लेकिन आपको पता है उसके जो फाउंडर है फिल नाइट, वो एक फेल्ड एथलीट है। 1938 में उनका जन्म हुआ था पोर्टलैंड नाम की एक जगह पे जो यूएसए में है। एक बहुत ही छोटा सा टाउन था और वो बचपन से ही शुरुआत से बहुत तेज दौड़ते थे। उनको अपना एथलेटिक करियर कंटिन्यू करना था, लेकिन साथ साथ वो अपने एजुकेशन पे भी ध्यान देते थे। इसलिए 1962 तक उन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए के बाद उनको इस रियलिटी से वो वाकिफ हुए कि वो ओरेगन नाम की जगह के तो एक अच्छे एथलीट हैं। पोर्टलैंड या ओरेगन, आप जो भी उसको बुलाना चाहे, उस जगह के तो अच्छे एथलीट है, लेकिन वो यूएसए के सबसे अच्छे एथलीट नहीं बन सकते। जब उनको इस रियलिटी के बारे में पता चला तब वो अपनी एक सुबह की मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन पे थे और 24 इयर्स के थे। 24 साल की उम्र में उनको ये समझ आ गया था कि वो एक एथलीट नहीं बन सकते। अपने एथलेटिक्स के करियर में फेल होने के बाद वो देखो, हर एथलीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनके शूज, और सबसे जिनसे वो बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं वो शूज है। फिल नाइट के लिए भी उनके शूज सबसे ज्यादा, उनको अपने शूज से सबसे ज्यादा लगाव था। इसीलिए वो एक ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते थे जिससे वो स्पोर्ट्स की तरफ उनका जो प्यार है वो बना रहे और वो कनेक्टेड रहे स्पोर्ट्स से। तब उन्होंने स्पोर्ट्स शूज का एक बिजनेस शुरू करने का सोचा। उस टाइम पे उन्होंने कॉलेज में अपने एक स्पोर्ट्स शूज या रनिंग शूज के ऊपर रिपोर्ट भी बनाई थी और यही उनका ड्रीम बन गया। उस दिन उन्होंने देखा कि जापानी शूज जो है वो अभी के टाइम पे प्यूमा और एडिडास को भी टेक ओवर कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी जितने उनके पास सेविंग्स थी वो लेकर वो चले गए जापान और ओनित्सुका टाइगर नाम के एक शू कंपनी से उन्होंने डील करने का सोचा। जापान पहुंचते ही उन्होंने एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया उसके साथ, और वो जैसे ही उन्होंने उस दिन का अपॉइंटमेंट लिया, उन्होंने ये सोच लिया था कि इस बार वो ये डील क्रैक कर आएंगे। ओनित्सुका टाइगर के जो कंपनी के लोग थे उन्होंने सबसे पहले फिल नाइट के आते ही पूछा कि उनके कंपनी का नाम क्या होगा। तब उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने जो रेसेस जीती थी उनका एक ब्लू रिबन आता था। उनके दिमाग में बस वही चल रहा था और उन्होंने यही अपनी पहली कंपनी का नाम दिया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी। ये सुनकर उन्हें ओनित्सुका टाइगर वाले लोग जो टीम थी उन्हें उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और उसके बाद लाइन बाय लाइन फिल नाइट ने अपने कॉलेज की रिपोर्ट को दोहरा दिया और उसके बाद उन्होंने ये डील कर ली। उसके बाद अमेरिका पहुंचने के बाद फिल नाइट ने सबसे पहले ओनित्सुका टाइगर को बोला कि वो 12 सैंपल शूज भेजे। 4 महीने बीत चुके थे लेकिन शूज नहीं आए थे, पर तब भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी थी और उनके पास उन्होंने जब ओनित्सुका टाइगर के कंपनी को फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि शूज ऑन द वे थे। लेकिन उस टाइम पे उनकी कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो तब उन्होंने एक अकाउंटेंसी की जॉब ली। लेकिन लगभग 1 साल बीत चुका था और अभी भी शूज नहीं आए थे। तब वो होप बिल्कुल छोड़ चुके थे कि तभी एक लेटर आता है कि ओनित्सुका टाइगर के जो 12 शूज थे वो उनके दरवाजे के बाहर पहुंच चुके थे। और तब अंदर जाते ही बिना किसी देरी के उन्होंने अनबॉक्स किया और उन्हें ये टाइगर शूज बहुत ज्यादा पसंद आए। इसके बाद अपना बिजनेस आइडिया और अपना बिजनेस प्लान लेकर वो गए बिल बोवरमैन के पास। जी हाँ, बिल बोवरमैन के कोच थे और उनको शूज से बहुत लगाव था। अपने हर स्टूडेंट या किसी भी स्टूडेंट के वो शूज लेके उसे फाड़ के उसमें टाइनी मॉडिफिकेशंस करते थे और फिर उन्हें कुछ दिन के बाद लौटाते थे। और इन मॉडिफिकेशंस की वजह से एक मैसिव इंप्रूवमेंट आता था उनके स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में। वो एक कोच थे, एक लीडर थे और उस टाइम पे गॉड लाइक फिगर थे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। बिल बोवरमैन ने जब इन शूज को देखा और उनका शूज का प्यार, वो शूज को देखते ही उन्होंने सबसे पहली चीज फिल नाइट को बोली कि 50-50 की पार्टनरशिप। जी हाँ, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी में 50-50 के पार्टनर बनना चाहते थे। फिल नाइट ने ये सुनते ही उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बिल बोवरमैन को 50-50 का पार्टनर बना लिया। उस दिन
उन्होंने अपने इन 12 सैंपल्स को देखते ही समझ लिया था कि अब वो इनको बेचना शुरू कर सकते हैं, और उन्होंने पहला ऑर्डर 300 शूज का दे दिया था ओनित्सुका टाइगर को। उस दिन उन्होंने उन सारे शूज, जैसे ही उनका ऑर्डर इस बार टाइम पे आया और आने के बाद उन्होंने बहुत सारी शॉप्स में ये पूछा कि अगर वो उनके शूज शोरूम में रखेंगे, पर सभी ने मना कर दिया। पर अब उन्होंने, क्योंकि अपनी अकाउंटेंसी की जॉब भी छोड़ दी थी ताकि वो अपने बिजनेस पे पूरी तरीके से फोकस कर सके, उन्हें कुछ तो करना था, तब उन्होंने अपने टाइगर के सारे शूज के डब्बों को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर वो हर एक स्पोर्ट्स कंपटीशन या एथलेटिक कंपटीशन जो होता था वहां जाते थे। और वहां पर, क्योंकि वो भी एक फॉर्मर एथलीट रह चुके हैं, तो उन्हें एथलीट की यूजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में पता था, इसीलिए उनके लिए बहुत इजी था इन शूज को बेचना। ऐसे करते करते ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी थी, उसकी सेल्स बढ़ती गई, $2000 पर मंथ करते गए वो लोग। ऐसे ही ये सब चलता रहा, लेकिन उस टाइम तक बिल बोवरमैन भी टाइगर के कुछ शूज को फाड़ फाड़ कर उनमें मॉडिफिकेशंस कर रहे थे। ऐसे ही चलता रहा, टाइम बीतता गया और 2 महीने तक टाइगर के 300 पूरे शूज बिक चुके थे। उसके बाद उन्होंने 900 शूज का ऑर्डर दिया, जिसके लिए उन्हें, अब उनके पास जो उन्हें पैसा मिला था 2 महीने के बिजनेस से, वो थे $2000, और जो 900 शूज का था वो था उसके लिए उनको देना था $3000। तो तब उन्होंने फर्स्ट टाइम $1000 का लोन लिया था बैंक से। अब बैंक ने उनका पैशन देखते उन्हें लोन दे दिया और उन्होंने 900 शूज मंगा लिए। तब उस टाइम पे बहुत अच्छे से सब बिक रहा था, सब अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक से ओनित्सुका टाइगर ने, जितने भी यूएसए में टाइगर शूज बिक रहे थे, उन सब के जो जितने राइट्स थे वो उन्होंने एक रेसलर कोच को दे दिए थे। ये सुनकर उस रेसलर कोच ने फिल नाइट को एक लेटर भेजा कि आपको अपना टाइगर शूज का बिजनेस बंद करना होगा। ये सुनते ही वो अपने सारे पैसे जितने उनके पास बचे कुचे थे वो लेकर जापान गए, ओनित्सुका टाइगर से बात की, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने सीधा उनके ओनर ओनित्सुका से मिलवाया। इसके बाद उनके ओनर, जब फिल नाइट ने उनके ओनर से बात की तो उनके ओनर ने कहा कि तुमने मुझे मेरे ओल्डर डेज की याद दिला दी, और इसलिए उनको हाफ वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए के राइट्स दे दिए गए थे और वहां वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते थे। ऐसे ही कुछ टाइम बाद बिल बोवरमैन ने ये देख लिया था कि टाइगर के जो शूज हैं वो जापानीज जो लोग होते हैं और जो अमेरिकन होते हैं ना, उनकी हाइट में डिफरेंस होता है, उनके वेट में भी डिफरेंस होता है। तो इसीलिए उन्होंने यही देखते हुए यूएसए के मुताबिक नए शूज डेवलप किए। टाइगर के हर एक शू को स्टडी करने के बाद उनके जो भी अच्छे फीचर्स है जो एक एथलीट को काम आएंगे, उन सबको मिलाकर उन्होंने लॉन्च किए ओनित्सुका टाइगर के कोर्टेज, जो कुछ ही टाइम में इतने बिगर, इतने फेमस हो गए कि यूएसए के वन ऑफ द बेस्ट एथलेटिक शूज बन गए। ये देखते हुए ओनित्सुका टाइगर को लालच आया और उन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी के ओनर जो फिल नाइट थे उस वक्त, उनको बुलाया और मीटिंग में, और कहा कि अगर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी के 51% स्टेक अगर ओनित्सुका टाइगर के पास नहीं आए तो वो राइट्स छीन लेंगे। और तब तक फिल नाइट ने एक अच्छी टीम डेवलप कर ली थी, अराउंड काफ़ी एम्प्लॉयज आ गए थे, और क्योंकि उन्हें एक्सपैंड करना था तो उनका फर्स्ट सेल्समैन बाय द वे जेफ जॉनसन थे। तो ऐसा सुनने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि अब ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी नहीं चल सकती। उस दिन उन्होंने अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया और ये बताया कि अब वो टाइम आ चुका था जिसका अंदर ही अंदर सब वेट कर रहे थे, अपना खुद का ब्रांड बनाने का। उस दिन से वो लोग अपने खुद का ब्रांड बनाने में लग गए और उन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी को बेच दिया ओनित्सुका टाइगर को। उसके बाद उन्होंने एक कॉलेज के ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया अपना लोगो बनवाने के लिए। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि लोगो जब भी कोई एथलीट उस लोगो को देखे तो इन मोशन फीलिंग आए, ऐसी रनिंग करने की फीलिंग आए, और वो जूते के जो साइड में होता है वो फिट हो सके।
तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट लोगोस बनाए उस ग्राफिक डिजाइनर ने। लेकिन फिल नाइट ने जो लोगो एक्सेप्ट किया वो था एक थिक चेक मार्क। जी हाँ, थिक चेक मार्क, ये था लोगो, जो लोगो डिसाइड हो चुका था। और फिर उस ग्राफिक डिजाइनर को $35 देने के बाद उन्होंने उनको इस चीज के लिए थैंक्स कहा। अब उन्हें ब्रांड का अपना एक नाम डिसाइड करना था। नाम के लिए बहुत सारे सजेशंस डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज से आए, लेकिन जेफ जॉनसन जो पहला सेल्समैन था, उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि उनके सपने में एक नाम आया नाइकी। अब नाइकी को हम ग्रीक में विक्ट्री की गॉडेस मानते हैं, और उनका फिल नाइट का ये मानना था कि विक्ट्री का जो सिंबलाइज करे वैसे शूज बनाने हैं। तो वो नाम एक्सेप्ट हो गया और ब्रांड शुरू हुआ नाइकी। नाइकी के जो इनिशियल शूज थे बिल बोवरमैन की हेल्प से, वो 30 मई 1971 को लॉन्च हो गए थे और सारे कस्टमर्स को बिक रहे थे। पर प्यूमा, एडिडास और ओनित्सुका टाइगर जैसी कंपनीज में इतना दम था कि वो अभी अभी आए नए ब्रांड्स को एकदम खत्म कर सके। इसीलिए फिल नाइट ने अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई सेल्स करने की, और वो पहले भी जो सेल्समैन की जॉब ले चुके थे उसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं थे। पर उन्होंने इस बार ये चीज़ नोटिस करी कि लोग ज़्यादातर वही शूज़ पहनना चाहते हैं जो फेमस एथलीट्स पहनते हैं। इसीलिए उन्होंने उस टाइम के फास्टेस्ट रनर स्टीव फॉन्टेन के साथ $5,000 की एक डील करी कि वो नाइकी को प्रमोट करे। और देखते ही देखते नाइकी कंपनी के शूज हर कोई पहनना चाहता था और नाइकी यूएसए का टॉप ब्रांड बन गया। लेकिन 1980s के टाइम पे नाइकी को एक बहुत हैवी लॉस के थ्रू सफर करना पड़ा। इतना हैवी लॉस कि अपने बिजनेस को कायम रखने के लिए फिल नाइट को अकाउंटेंसी की जॉब PwC में लेनी पड़ी। इस टाइम तक, जो 1971 के टाइम तक सबको एथलेटिक शूज चाहिए थे, लेकिन 1980 से फैशन का जो ट्रेंड आना शुरू हुआ और फैशन प्लस एथलेटिक शूज नाइकी ने अभी तक डेवलप नहीं किए थे। तब हुई एंट्री रीबॉक की। रीबॉक उनको एथलेटिक शूज और फैशनेबल शूज भी दे रहा था और रीबॉक बन गए यूएसए का टॉप ब्रांड। उसने नाइकी को सरपास कर दिया। लेकिन उस दिन फिल नाइट ने ये ठानी थी कि वो 1980s के फैशनेबल ट्रेंड को भी फॉलो करेंगे। और तब उन्होंने नोटिस किया एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को, उन्होंने माइकल जॉर्डन को बना दिया ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद उन्होंने माइकल जॉर्डन के नाम पे अपने बास्केटबॉल शूज लॉन्च किए, जिनका नाम उन्होंने रखा एयर जॉर्डन, जो इतने फैशनेबल लगे लोगों को कि उन्होंने फिर से नाइकी बन गई टॉप कंपनी। और उन लोगों और जो एयर जॉर्डन के जितने भी वर्जन्स आए वो इतने कलर्स और स्टाइलिश थे और प्लस वो एथलेटिक भी थे, और इस वजह से नाइकी फिर से बन गया टॉप ब्रांड। और इस बार सिर्फ यूएसए का नहीं, दुनिया का टॉप ब्रांड। ऐसे उनने जर्नी तय की 2-3 हज़ार रुपये मंथली सेल्स तक से 16 मिलियन की मंथली सेल्स तक, और आज के टाइम पे 1000 करोड़ एवरी डे। तो थैंक यू गाइज। ये थी नाइकी की जर्नी, फिल नाइट की जर्नी, बिल बोवरमैन की जर्नी और उन 2700 एम्प्लॉयज की जर्नी जिन्होंने इतनी मेहनत की नाइकी को आज इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और ऐसी स्टोरीज आप देखना चाहते हैं तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जय श्री राम। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।